एक एंशंट मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट था चीन का, उसका नाम था सन सू. Now Sun Tzu's advice as a military strategist was the following, and that advice is being followed by the Chinese till now. 1. Subdue enemy without battle. मतलब के बिना वार किए हुए या बिना जंग किए हुए आप अपने दुश्मन को खत्म कर दो. नेक्स्ट, एक्सप्लॉइट अपोनेंट्स वीकनेसेस. अगर दुश्मन की कमजोरियां कोई हैं तो उनको आप एक्सप्लॉइट करो. किस तरह से उन कमजोरियों के साथ आपका फायदा हो सकता है. नंबर 3, कैमोफ्लाज ऑफेंस एज डिफेंस. मतलब कि आप आक्रमण करो लेकिन दिखाओ कि नहीं, मैं तो अपनी हिफाजत कर रहा हूं, मैं तो अपनी रक्षा कर रहा हूं. दैट वाज द थर्ड सुन सूज एडवाइस. फोर्थ, ऑल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन. जो भी आप जंग करते हैं, जो भी आप वार करते हैं, वो अपने जो आपका खिलाफ जो है, जो ओपोनेंट है, उसको आप गुमराह करो झूठ बोल के, ताकि उसको लगे कि आप तो वार कर ही नहीं रहे, आप तो अपनी हिफाजत कर रहे. तो ये जो पिछले कई सालों से हुआ है, चीन हमारे साथ सरहद पे जो भी कर रहा है, इस आधार पे कर रहा है. अब मैं आपको उसकी पहली झलक आपको दिखाना चाहता हूं. शायद आपको पहले किसी ने दिखाई नहीं. प्रशांत, इफ यू कैन जस्ट पुट द मैप बिफोर माय फ्रेंड्स. ये आप मैप देख रहे हो. इस मैप में आपको दिखेगा बॉटल नेक वाई जंक्शन. दिख रहा है आपको? बॉटल नेक वाई जंक्शन. ठीक है. यहां आज के दिन चीन बैठे हुए हैं, चीन के सोल्जर बैठे हुए हैं आज के दिन. एंड ये जो बॉटल नेक वाई जंक्शन है, दिस इज इन द देप्सांग प्लेन्स. 18 किलोमीटर हिंदुस्तान की मातृभूमि के अंदर, जिसकी हम जान देकर रक्षा करते हैं. चीन जो है, अब होता क्या था कि एक यहां जगह है बुट से ओपी, ये बाईं तरफ देख रहे हो, बुट से ओपी बाईं तरफ. हाँ, ये यहां से हमारे जो जवान थे ये ऊपर जाते थे और बॉटल नेक जंक्शन पे पहुंचते थे, जो हमारे हाथ में थी, हमारे कब्जे में थी. और बॉटल नेक जंक्शन से नीचे जाते थे. अब जरा मैप और करो, बाईं तरफ करो. नीचे जाते थे इंडियन पेट्रोल पोस्ट रूट 13. फिर नीचे जाओ, फिर नीचे जाओ, फिर यहां से 13 पे आके ऊपर चलो, लाइन ऑफ पेट्रोल. फिर ऊपर चलो नंबर 12 पे, फिर ऊपर चलो 11A पे, फिर ऊपर चलो 11 पे, फिर ऊपर चलो PP10 पे. दैट इज पेट्रोल पॉइंट 10. ये सारे पेट्रोल पॉइंट हैं. अब क्योंकि बॉटल नेक वाई जंक्शन पे चीनियों ने कब्जा कर रखा है, हम अपने पेट्रोल पॉइंट्स पे पहुंच ही नहीं सकते. क्योंकि अगर पहुंचेंगे तो उनके रास्ते में वो पड़ेंगे. और आज के दिन हमारा कोई एक्सेस नहीं रहा. तो मैं चौकीदार से पूछना चाहता हूं कि ये कैसे हुआ. ये चौकीदारी कौन कर रहा था या कौन नहीं कर रहा था. So China has now intruded into the occupied Indian territory and Depsang Plains up to Y Junction, 18 kilometers into Indian territory across the LAC. China is now intruding, obstructing Indian patrolling at Patrol Point 10, Patrol Point 11, Patrol Point 11A, Patrol Point 12, Patrol Point 13,
Chinese forces are now 7 kilometers short of the Ladakhi town Butse. मैंने आपको बता दिया बुत्स से 7 किलोमीटर की दूरी पे है केवल चीन के जो जवान हैं on the DBO road. The DBO road, as you know, is the Daulat Beg Oldie road. ठीक है, वो मैं अभी इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा. Incidentally, the Y junction, ये जो जंक्शन Y है, it is 25 kilometers from the strategically most important Indian airstrip at the Daulat Beg Oldie airstrip, putting it within the artillery range. The DBO airstrip is the lifeline for army supplies to Siachen, as also movement of troops up to Karakoram Pass. Now, kindly come to the second map. प्रशांत, दूसरा मैप आप दिखाओ. अच्छा, नाउ आप देखोगे ऊपर दौलत बेग ओल्डी DBO, और ये सड़क देख रहे हो आप, दौलत बेग ओल्डी से लेकर श्योक तक. ये सड़क लगभग 15-20 सालों में बनी है और बढ़िया, बहुत बढ़िया रोड है. इससे पहले हमारे पास दौलत बेग ओल्डी पे जो हमारी एयर स्ट्रिप थी वो 1965 से चालू नहीं थी. जब यूपीए सरकार आई तो 2008 में हमने इसको चालू कर दी और इस बीच पे हम रोड बना रहे थे. ये जो आप देख रहे हो श्योक चुशुल तक. तो अब क्या होता है कि 2013 में हमने यहां पे, दैट इज दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप पे, C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लैंड करवा लिए. उसका नतीजा ये हुआ कि जो भी हमारे वहां जवान हैं सियाचिन ग्लेशियर में, बाकी हर जगह पे, वो जवानों को हम सप्लाईज बाय एयर दे सकते हैं. और इसलिए हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो और मजबूत हो गई और सड़क के साथ और मजबूत हो गई. अब क्योंकि वाई जंक्शन पे चीनियों का कब्जा है, वाई जंक्शन से लेकर दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप का केवल जो डिस्टेंस है, अंतर है, वो 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर की दूरी पे है. मतलब कि जो चीनी की जो फौजें हैं वो 25 किलोमीटर की दूरी पे बैठी हैं, जो हमारी जो स्ट्रेटेजिक एयर स्ट्रिप हो, और अगर वो वहां आर्टिलरी फायर करें एयर स्ट्रिप पे तो हमारा प्लेन नहीं लैंड कर सकता. ये बहुत ही गंभीर सिचुएशन है, बहुत ज्यादा गंभीर. और जो बुत्से जो फासला है बुत्से तक लद्दाख में जो है वो केवल 8 किलोमीटर का फासला है. अब दूसरे मैप पे दोबारा जाओ प्रशांत, दूसरा मैप दोबारा दिखाओ. ये आप देख रहे हो कि जो दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप है ये अक्साई चिन के साथ है. तो हम अक्साई चिन की भी हिफाजत कर सकते हैं. और गलवान आप देख रहे हो यहां. तो सबसे जो खतरनाक बात हुई है वो ये है कि इन्होंने वाई जंक्शन पे अपना कब्जा कर लिया और हमारा एक्सेस खत्म हो गया. और वाई जंक्शन ऐसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है कि वो 25 किलोमीटर केवल दूर है. और ये दरबुक श्योक DOB रोड लगभग 15-20 सालों में बनी है. और जो भी सरकारें आई इनको हमने बढ़ावा दिया. 2013 में, गो बैक टू द फर्स्ट मैप प्रशांत, 2013 में, कोई बात नहीं, 2013 में जो वाई जंक्शन मैंने आपको दिखाया था ना, ये वाला, इस पे उन्होंने वार किया था चीनियों ने, चीनी की फौज ने. और 3 हफ्ते तक हमारा झगड़ा चलता रहा और फिर हमने उनको वापस भेज दिया 2013. तब से इनका मकसद ये रहा कि ये किसी ना किसी तरीके पे वापस ही वाई जंक्शन पे आ जाए. और ये वाई जंक्शन पे अभी पहुंच गए हैं. तो उस समय यूपीए की सरकार थी तो हमने वाई जंक्शन पे इनको कब्जा नहीं करने दिया. आज ये वाई जंक्शन पे बैठे हुए हैं
और प्रधानमंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग में देश को यह बताया, सारी राजनीतिक दलों को यह बताया कि कोई घुसपैठिया आया ही नहीं हमारी तरफ, कोई चीनी घुसपैठिया बैठा ही नहीं है, कोई चीनी के फौज इस तरफ बैठे ही नहीं है। मैंने तो आपको जगह बता दी। नो वन हैज इंट्रूडेड इनटू आवर टेरिटरी, नो वन इज प्रेजेंट इन आवर टेरिटरी, नन ऑफ आवर पोस्ट्स आर इन द पोजीशन ऑफ एनीवन। ना तो कोई हमारी सीमा में कोई घुसा है, ना ही कोई घुसा हुआ है, ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। और कल एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई। हमारा जो चीन में एनवॉय है, हिंदुस्तान का जो एनवॉय है चीन में, कल की बात है, इंडियन एम्बेसडर टू चाइना just yesterday told the PTI as follows, and I quote, India hopes China will realize its responsibility in de-escalation and disengaging by moving back to its side of the line of actual control. ये मैंने आपको ट्वीट दिखा दी। इसका क्या मतलब हुआ कि आज भी वहां बैठे हुए हैं चीन फौजी, आज भी इंट्रूजन जारी है, और हमारा एनवॉय चीन का कहता है, हमारा एम्बेसडर चीन का कहता है कि आज भी हमें चीन को ये समझना चाहिए कि उसकी एक जिम्मेदारी है कि वो फौज अपने पीछे हटाए, और जो यहां बैठे हुए हैं LAC में, हमारे मातृभूमि में बैठे हुए हैं, उससे हटकर वापस चले जाएं। तो मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी ने को कि आपने ऐसा बयान दिया क्यों? देखिए, एक मैं बात स्पष्ट करना चाहता हूं, हम इस देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हमारे फौजी इस देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम हमारे फौज के लोगों के साथ जिन्होंने कुर्बानी देने के लिए कभी नहीं झिझके, आज भी नहीं झिझके, और पहले भी नहीं, कभी सोचा भी नहीं अपनी सरहद, अपनी जमीन को बचाने के लिए। हम देश के साथ खड़े हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो सारा देश उनकी बात पे विश्वास करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, कोई छोटा मोटा नहीं बोल रहा, कोई मंत्री भी नहीं बोल रहा। इस देश के प्रधानमंत्री अगर कुछ बोलें तो उस पे कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। तो हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से आपने यह बयान दिया? और इसके बारे में एक ही वजह सोच सकता हूं कि आप समझते थे कि अगर आप वास्तविकता देश के सामने रखेंगे तो शायद कहीं आपके ऊपर ऐसा ना लगे, लोग ऐसा ना सोचें कि आपने हिंदुस्तान की सरहद पे हिफाजत नहीं की, हमारी जमीन की हिफाजत नहीं की, और इसलिए आपने ऐसा बयान दे दिया। ये नहीं सोचा कि जब हिंदुस्तान की जनता का बयान पढ़ती है और वास्तविकता कुछ अलग है तो उसका असर बहुत बुरा पड़ता है। जिस कुर्सी पे बैठे हो, जिस पद पे बैठे हो, उस पे भी पड़ता है और आप पे भी पड़ता है। इसीलिए आपको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे आप कहें कि महाभारत की जो युद्ध था वो तो 18 दिन चला, आप कोरोना 21 दिन का इंतजार कीजिए। ऐसे बयान देने का मतलब क्या है? आपको मालूम है कि कोरोना नहीं जाने वाला, फिर भी आप बयान देते। See, the people of India trust the Prime Minister. The people of India will always believe that what the Prime Minister says and utters is true. In every word it is true.
But when it is found that what the Prime Minister said is inconsistent with facts on the ground, that the Chinese have infiltrated, that the Chinese have intruded, that the Chinese have occupied our territory, and the statement turns out to be inconsistent with those facts, what is the consequence? The consequence is that the office that you're occupying is thereby diminished. Its status is diminished. And your own status is also diminished in the process. Because tomorrow they might just not believe what you say. We don't want that to happen. We want that our Prime Minister, our government, our opposition, our soldiers are on one platform to defend our territories. We all stand by our soldiers and our country. There can be only one explanation as to why the Prime Minister said this, and that perhaps is that he didn't want to embarrass himself. That he didn't want to be shown up. That while he was Prime Minister and why he proclaimed to be a Chaukidar, the Chinese had intruded and occupied our territories. But you can't put your personal embarrassment above national interest. You can't do that. You're the Prime Minister of India. अब और एक कुछ दो चार बातें आपको बताना चाहता हूं कि जनरल डीएस हुडा साहब जो हैं, नहीं एक इससे पहले, हाँ, जो 17 जून 2020 को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने मान लिया कि चीनियों ने एलएसी को पार किया है। एट दैट गलवान वैली में उन्होंने इमारतें बनाई इन गलवान वैली ऑन आवर साइड ऑफ द एलएसी। ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी मान लिया। ये मैं आपको स्टेटमेंट दिखा रहा हूं, येलो लाइन में आपको ये मिल जाएगी स्टेटमेंट, इसको हाईलाइट किया गया है। और डिफेंस मिनिस्टर ने 3 जून 2020 को ये कहा दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चाइनीज सोल्जर्स वर प्रेजेंट एंड हैड कम अक्रॉस द एलएसी। सो डिफेंस मिनिस्टर ने भी माना, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी माना। फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की 2 सेपरेट स्टेटमेंट आई, 20 जून की स्टेटमेंट, 25 जून की स्टेटमेंट। वहां भी उन्होंने ये मान लिया, और ये एनेक्चर 3 और 4 है, कि ये इनकर्शंस, ये घुसपैठ मई और जून 2020 के बीच में हुआ। So the Minister of Defense on 3rd of June admitted that a large number of Chinese soldiers were present and had come across the line of actual control. On the 17th of June, the External Affairs Minister not only admitted that the Chinese had crossed the LAC, but that they had built structures in Galwan Valley on our side of the LAC. And the External Affairs Ministry in 2 separate statements on 20th June and 25th June admitted of repeated Chinese incursions in May, June 2020. All this is inconsistent with the Prime Minister's statement, which is very sad. अब गलवान वैली की बात करें, अब क्या हो रहा है वहां? जनरल डीएस हुडा साहब हैं, फॉर्मर आर्मी कमांडर, और बाकी भी जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी, कुछ ही पिछले दिनों में सैटेलाइट इमेजरी का मुआयना किया और ये पाया कि जो चीनियों ने गलवान वैली को ऑक्यूपाई कर लिया है, पे कब्जा कर लिया है, कई जगह पे कब्जा कर लिया है। और 1962 से लेकर आज तक चीन ने ये नहीं कहा और कभी भी गलवान वैली पे कब्जा भी नहीं किया और कभी ये भी नहीं कहा कि गलवान वैली हमारी है, कभी भी क्लेम नहीं ले किया। 13 जुलाई 1962 को हमारी स्टेटमेंट आई और एमईए की स्टेटमेंट 20 जून को, तब भी उन्होंने नहीं कहा और आज वो कह रहे हैं कि हमारा कब्जा है। तो 62 में तो नहीं कह रहे थे, आज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहां घुसाए हैं, घुसपैठिए घुसाए हैं, चीन के फौज घुसाई है। और आज के दिन पेट्रोल पॉइंट 14 पे गलवान वैली में, जहां के हमारे कर्नल और 19 जवान शहीद हुए, जहां कर्नल बी संतोष बाबू शहीद हुए, 16 बिहार रेजिमेंट
के लोग के हमारे जवान शहीद हुए, उसी जगह पे उन्होंने टेंट बना लिए हैं और स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं। और ये जो सैटेलाइट के द्वारा जो इमेज है वो भी ये भी दिखाती है कि वहां एक नई सड़क, काली ब्लैक टॉप रोड भी बना रहे हैं गलवान रिवर बेड के, और कई मिलिट्री टेंट्स, बुलडोजर्स, हैवी इक्विपमेंट सब साफ वहां पड़ा हुआ है और बना हुआ है। तो हमारी सरकार क्या कर रही है? वाई जंक्शन पे कब्जा हो गया, गलवान वैली पे कब्जा हो गया, वहां वो आज भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और आज की मैं आपको नई रिपोर्ट बताता हूं, उसमें ये लिखा है कि देखिए, हम वहां जो आपको मालूम है कि फिंगर पॉइंट क्यों बोला जाता है? फिंगर पॉइंट में एक 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 ऐसे रिज होता है, एक पहाड़ का रिज होता है। तो अगर के रिज के ऊपर कोई बैठ जाए तो निश्चित रूप से जो नीचे हैं उन पे निगरानी रहती है और वार हो सकता है। तो फिंगर पॉइंट 2 से लेकर 8 तक हमारा कब्जा रहा, चीनियों का कब्जा कभी नहीं रहा। और आज के दिन फिंगर पॉइंट 4 पे एक वो एयर स्ट्रिप बना रहे हैं, एक हेलीपैड बना रहे हैं फिंगर पॉइंट 4 पे। हमेशा हमारा कब्जा रहा है और चीन चाहता है कि किसी तरीके से, क्योंकि हमारा जो कैंप है वो फिंगर पॉइंट 3 पे, और वो चाहते हैं कि हम फिंगर पॉइंट 2 पे चले जाएं। ये उनका मकसद है। मतलब कि जैसे मैंने सन त्सू की बात की ना, उनका प्रिंसिपल ये है कि थोड़ा कब्जा करो, फिर डिसंगेजमेंट की बात करो, फिर उस कब्जा करे जो इलाका जिस पे कब्जा किया है उस पे टेंट लगा दो, इमारतें बना दो, उसको मजबूत कर दो, फिर कहीं और कब्जा करो। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन स्लाइस बाय स्लाइस, कि हमारे बॉर्डर को पे कब्जा करेंगे स्लाइस बाय स्लाइस। अब जो हिंदुस्तान का मेन बेस है वो फिंगर 3 पे है, एंड उसकी दूरी आज के दिन जहां चीन की जो फौज डिप्लॉय है वो केवल 2 किलोमीटर की है। हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव बेस है फिंगर 4 पे। तो आज के दिन फिंगर 4 के बाद फिंगर 8 तक उनका कब्जा है और वो चाहते हैं कि हमें वो फिंगर 2 पे ले जाएं। और अगर वो वाई जंक्शन पे होंगे और इस फिंगर पॉइंट पे होंगे तो निश्चित रूप से वो हमें देख भी सकते हैं, वार भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट that the latest position is that we had always been in control of finger 2 to finger 8, always been in control. But because of Chinese incursions recently, they are in control from finger 4 to finger 8. And we have our main base on finger 3. And they have come up to finger 4 with an intent to push us back to finger 2. And if they are on those heights, naturally, they will control the environment, the entire area. It will be under their optical control. And therefore, we are vulnerable on the ground. So this is the situation. Why doesn't the Prime Minister openly, publicly condemn the brazen acts of infiltration and incursions and occupying Indian territory? I want the Prime Minister to publicly condemn China. We will support the Prime Minister. Now the situation is that the Prime Minister's statement that nobody has intruded into India is being used by the Chinese globally. अगर हम खुद ही कह रहे हैं कि चीनियों ने कोई घुसपैठ नहीं किया, उनकी फौजों ने कोई घुसपैठ नहीं किया, तो चीन भी तो यही कह रहा है
मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी आप देश को संबोधित करें और कहें कि हमारी मातृभूमि ने जिसने भी कब्जा किया है और किया है, हम उसको पीछे हटा के रहेंगे, हम ये वचन देते हैं। और प्रधानमंत्री जी अगर आप ये बात कहेंगे तो सारे हिंदुस्तान की जनता, ऑपोजिशन भी उस वचन के साथ जुड़ी रहेगी। हम भी नहीं चाहते कि एक भी इंच जमीन हिंदुस्तान की चीन के कब्जे में हो। The satellite imagery analysis of the same by army generals and security experts also reflect that pre and post 6th of June, new constructions, including new bunkers and fortifications by the Chinese in Indian territory between Finger 4 and Finger 8 is made in the Pangong Tso Lake area. ये भी satellite imagery दिखा रही है. It is not too late for the Prime Minister to retract his ill-advised misstatements. When India's security is an issue, no Prime Minister should hesitate to state facts to build trust. Otherwise, the Chinese will use this statement to their advantage, which will hurt us, persuading our friends globally. The nation must always come first. देश सबसे पहले, बाकी सब उसके बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Very well summed up. I will first request questions from on the suo motu. Sunilji, you requested, is your question on suo motu? We can't hear you. Please unmute yourself, Sunil Prabhuji. Firstly, I want to congratulate you, sir, because for the first time, I think the Congress party has put out what exactly the Chinese wanted in terms of being in the artillery range. This is the same pattern that they did during 2016-17, as you're well aware, in Doklam region for the chicken the chicken neck area connecting to the northeast from Siliguri towards this side, right, in artillery range. So there's a pattern in this, but the pattern has somehow not been seen by the Indian establishment for some time now, and they have continued with the Mahabalipuram and everything else. But the problem remains is that how do you go forward from here? We have seen the reports today that the Indian establishment is now trying to have, track to diplomacy with Mr. Z and his commander in the PLA. Do you think that will work, or what is the way forward? Because honestly, we are going back to the 60s in terms of stopping import from China and everything else, which is not really going to be a way forward. How do you actually see on ground what is to be done? Because I think, do you want a limited war, or what is exactly do you want? See, I do not want to make any sort of give any advice here as to what the government should do, what it should not do. But one thing is, the bottom line is, no inch of our territory should be allowed to be in the under the control of the Chinese. And whatever it takes to get back that territory must be done. Now, if the government thinks that diplomacy would work, well, fine. But I doubt if it will. I really doubt it. Because the conduct of the Chinese throughout, I remember earlier prime ministers and earlier heads of state of the Chinese establishment either want to teach us a lesson or say that this disengagement will take several years, the boundary issues will take several years to settle. And what they will do is they'll keep on talking to us, keep on assuring us on disengaging, and then make the installations even more concentrated to make sure that ultimately we'll not be able to get back that territory. So I think a quick action in this regard, whatever that action is, and that's for the government and the military establishment to decide. It's for them to decide what to do. But I don't think diplomacy is going to work. And I don't think this kind of economic blockade, which we're talking about, is a way forward, because I'll give you another press briefing on that issue at a later point in time by giving you facts and figures. जी, मेरा सवाल ये है कि चीन के नेताओं से और हमारे देश के
मंत्रियों और प्रधानमंत्री की बात कर लो, 18 बार के आसपास मुलाकात अब तक हुई है। केंद्र सरकार जो लगातार बयान दे रही है, जो आपने अभी पढ़ा, कि हमारी सीमा में ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा है, ना ही कोई किसी ने 1 इंच कब्जा किया है। और आप लोग लगातार मैप के माध्यम से, अलग अलग इमेजेस के माध्यम से कह रहे हैं कि नहीं, गलवान घाटी के आसपास चीनी घुस चुके हैं और वो आगे भी घुसने की तैयारी में है। जनता आखिर किसकी बात माने सिब्बल साहब? जनता आखिर किसको समझे आप? क्योंकि सरकार में जो है उसका अपना एक इकबाल है, विपक्षी आपको पार्टियां देखिए, लगातार भले ही कह रही हो, तो जनता जवाब देता हूं, असमंजस में है। जवाब देता हूं। देखिए, जनता किसी की बात नहीं माने, साइंटिफिक एविडेंस मान ले। भाई साइंटिफिक एविडेंस है ना यार, जो वहां कब्जा है वो तो सैटेलाइट इमेजरी दिखा रही है, मैं नहीं दिखा रहा। जनता को तो वही मानना चाहिए ना। अब देखिए, मैं आपसे मोहित जी एक बात पूछना चाहता हूं। जब फॉरेन मिनिस्ट्री ने कह दिया, हमारे एनवॉय ने कह दिया जो चीन में बैठा हुआ है, हमारे एम्बेसडर ने कह दिया कि उनका कब्जा है, दे हैव कम अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जब डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया, तो इसमें फिर बचा क्या है? आपके सवाल पे बचा क्या है? जब सरकार के अंदर ही डिफेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, हमारा एम्बेसडर टू चीन कहता है कि हाँ, they must go back from the areas that they are occupying since they have crossed the line of actual control, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वहां बैठे हुए हैं। किस हद तक बैठे हुए हैं वो सैटेलाइट इमेजरी बता रही है। बैठे हुए हैं ये उनके खुद बयानों से साफ जाहिर है। You just mentioned that diplomacy is not going to work with China, going by the current situation that prevails now at the border, and you also said that the economic policy of imposing tariffs and so on and so forth, or banning Chinese products, is also not going to work. And you also mentioned just now about a quick action which is required on China on the current. So can you spell out this quick action? Do you want some surgical strikes or some limited action, or what kind of action? Rajiv, it's not for me, it's not my station to say what action, what kind of action, what quality of action, when the action should. It's not for me to say all that. Some quick resolution is required. Now, how that quick resolution is brought about is something that the government has to decide. We're not in government. But we are through you telling the people of this country, this is the reality on the ground. But are you indicating military action? Because you said diplomacy is not working. I have not indicated anything, nor do I want to indicate. Quick action means quick resolution. So, but some Congress leaders have said in the recent past, some spokespersons of the Congress have said that there needs to be strong action on on China by India to take back its territory, or captured by it. I personally think that we cannot decide in the opposition as to what strong action that should be. Yes, the action should be strong. The quality, the nature, the timing of that action has to be decided by the government. Yeah. सर, सवाल मेरा ये है कि प्रधानमंत्री ने तो अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया कि हमारी सीमाओं में कोई नहीं घुसा, ना ही हमारी किसी भूमि को किसी ने कब्जा किया है। सवाल आता है कि इस सरकार की जो सबसे बड़ी शक्ति है और जिस विचारधारा पे सरकार खड़ी है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आजादी से लेकर आज तक राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी मसीहा बनी हुई है, चीनी आक्रमण पर इसकी चुप्पी को कांग्रेस पार्टी किस तरह से देखती है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही सवाल आपने उठाया। मुझे याद है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक में किसी ने यह भी कहा था कि हम सरहद पे जाने के लिए तैयार हैं, हम लाठियों से हम अपने देश की हिफाजत करेंगे। मुझे याद है, ये बयान आपको भी याद होगा। तो मैं पूछना चाहता हूं आरएसएस से कि आप चुप क्यों हैं? जाइए ना लाठी लेकर, आप चुप क्यों हैं? बहादुरी दिखाने का वक्त आ गया है, अब बहादुर बनिए। और जो आपने बयान दिया था उसका पालन कीजिए। लेकिन आरएसएस चुप है, कोई जवाब नहीं दे रहे। और साफ जाहिर है कि हाथी के दांत आपको मालूम है वो कहावत, खाने के और चबाने के और।
दिखाने के। और सर अभी इससे पहले जो सवाल पूछे गए आपसे कि 2017 16-17 में डोकलाम में भी हुआ, यही सब चीजें समझ में आई, इससे पहले भी आई। तो अब देखा जाए तो इतने सालों में किस बात से एनकरेजमेंट चीन को मिल रही है? चीन को ये बल कहाँ से मिल रहा है कि वो भारत पे इस तरीके से जो है अतिक्रमण करे भारतीय सीमा के अंदर आके? और क्या वजह आप मानते हैं? क्या सरकार की कहीं डिप्लोमेसी कमजोर है, सरकार अलर्ट नहीं है, या वजह क्या है कि चीन इतनी मजबूती के साथ अपना प्रोपेगेंडा चलाता है और भारत कुछ कर नहीं पाता? मैं दो तीन जवाब हैं जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि जो देश और जो सरकार ऐसे मामलों में अपना वक्त ज़ाया करे जिनसे देश की जनता में मतभेद पैदा हो, टेंशन हो जाए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लिया जाए, घर वापसी की बात हो, लव जिहाद की बात हो, वो देश के अहम समस्याएं नहीं हैं। अगर वही वक्त पिछले 6 सालों में ये अपने सरहद की सिक्योरिटी पे लगाते और देश को साथ ले जाते तो शायद ये हमें नहीं देखना पड़ता। पहली बात ये। दूसरी बात ये चीन की स्ट्रैटेजी रही है। पता नहीं अगर आप थे कि नहीं, मैंने सन सू की एडवाइस के बारे में आपको बताया कि किस तरह से चीन अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाता है। अभी चीन क्या चाहता है कि उन्होंने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश इज साउथ तिब्बत। ये मैं आज आपको बता रहा हूं, ये उनका ऐलान है कि इट इज साउथ तिब्बत। तो आपको मालूम है कि अरुणाचल पे वो वार करेंगे, वार भी कर रहे हैं। रिजू साहब ने कहा था कि हर दिन इंट्रूजन होता है। ये तो हमें मालूम है ना, ये तो उनकी स्ट्रैटेजी है। स्लाइस बाय स्लाइस टेक ओवर उनकी स्ट्रैटेजी है, ये हमें मालूम है। तो हमें उस पर तवज्जो देनी चाहिए, ना कि हम इन मुद्दों पे अपनी जनता को गुमराह करें, जो मुद्दे पिछले 6 साल से हम देख रहे हैं। तीसरी बात यह है कि जब हमने ये हाईवे बनाया, उस हाइट पे 17,000 फीट की हाइट पे जो हमने सड़क बनाई, शायद विश्व में कोई ऐसा उदाहरण हो कि ऐसी सड़क जो तबरुक, श्योक, दौलत बेग ओल्डी से जुड़ी हो। अब चीनियों को यह डर हो गया है कि हम तो सियाचिन के साथ हैं, हम हिफाजत कर सकते हैं, हम अपनी सारी एस्टैब्लिशमेंट्स को सप्लाईज दे सकते हैं, हमारी सप्लाई चेन बरकरार है। तो ये वो दिखाना चाहते हैं कि हम आपकी सप्लाई चेन बरकरार नहीं रखने देंगे, क्योंकि भारत मजबूत हो गया है उस इलाके में, सड़क की वजह से और बाकी की वजह से। और भारत के जो जवान हैं उनकी बहादुरी की तो क्या बात है। कोई ऐसा मुकाबला नहीं कर सकता चीन का जवान हमारे जवानों के साथ, सोच भी नहीं सकता कि मुकाबला करे। तो वो क्या चाहते हैं कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे वो कब्जा कर लें और हमारी जो सिक्योरिटी की जो सोच है उसको नाकाम करें। ये बात हमें मालूम है, सरकार को भी मालूम है, लेकिन सरकार की तवज्जो तो सरकार ने तो इस तरफ कभी तवज्जो ही नहीं दी। वो तो बाकी विवादों में फंसे रहे, सरकारें बदलने में फंसे रहे, एयरक्राफ्ट में कांग्रेस के लोगों डिफेक्टरों को लाने में टाइम तो ये वेस्ट कर रहे हैं ना इन चीजों पे। पिछले सवाल में सर आपने जिक्र किया था मोहन भागवत जी का, वो स्टेटमेंट मिला, and he says that the Sangh will prepare military personnel within 3 days. ये सर फरवरी 2018 का बयान है। मोहन भागवत जी कह रहे हैं the Sangh will prepare military personnel within 3 days, something the army would do in 6 to 7 months. This is our capability. Some Swayags will be ready to take on the front of
the country if the country faces such a situation, and Constitution permits us to do so. And now he has run away from from that promise. यही तो है ना, ये इनकी राजनीति है, बातें कुछ करते हैं और निभाते कुछ और हैं। आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया उसके बाद विदेश मंत्री का बयान आया अलग, डिफेंस मिनिस्टर का बयान आया अलग, चीन में जो भारत के राजदूत हैं उन्होंने पीटीआई को इंटरव्यू दिया अलग, लेकिन उसी का परिणाम है कि आज पीटीआई को प्रसार भारती की तरफ से नोटिस दिया जा रहा है कि आपके एजेंसी पर हम विचार कर रहे हैं कि आपको एजेंसी के रूप में मान्यता मिले या नहीं मिले। अभी अहमद पटेल के यहाँ संदेशरा ग्रुप के मामले पे ईडी पूछताछ कर रही है। लगातार हर दिन खबर आती है कि अब खबर आ रही है कि मेहुल चौकसी ने भी राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा दिया। ये तमाम मामले क्या लगता है आपको कि आवाज बंद करवाने के लिए की जा रही है? ये तो आपको भी बात बेहतर मालूम है कि यही एक मकसद है, क्योंकि जब पूछता है भारत का प्रोग्राम होता है तो निश्चित रूप से भारत से कभी कोई सवाल नहीं पूछा जाता, केवल ऑपोजिशन से सवाल पूछा जाता है। वो भी तो एक सरकार का एजेंडा है, चाहे वो टाइम्स नाउ का एजेंडा हो, चाहे वो कुछ और लोगों का एजेंडा हो। हाँ, तो कहना का मतलब ये है कि सरकार अपनी तरफ से लोगों को गुमराह करती है, क्योंकि बाकी मुद्दे छेड़ के किसी पे रेड कर दो, किसी पे कोई आरोप लगा दो, मेहुल चौकसी के बारे में कुछ बोल दो, मतलब कि राजीव गांधी फाउंडेशन पे चीन का तो कब्जा नहीं है ना, चीन का कब्जा तो हमारी मातृभूमि पे है ना, राजीव गांधी फाउंडेशन में तो नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, आप उसका ख्याल कीजिए, बाकी चीजें छोड़ दीजिए। जो प्राथमिकता आज हमारे देश के सामने है वो है सरहद में हमारी जमीन की हिफाजत करना। बाकी सब मुद्दे जो हैं वो केवल आप जनता के नजर को मतलब कि नजरअंदाज करने के लिए आप कर रहे हैं। यही था कि कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष अहमद पटेल जी के घर पर ईडी की टीम आई हुई है, उनसे पूछताछ कर रही है, तो उस पर अगर आप अलग से रिएक्ट करना चाहें, हालांकि ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है। ये तो ऑल दिस इज ऑल मोटिवेटेड, मतलब कि अगर आपने कोई जांच करनी ही थी तो सहारा डायरी में जो नाम थे उसके क्यों नहीं करते? जो बिरला डायरी के नाम थे कुछ अहम लोगों के जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, उनकी क्यों नहीं सीबीआई इंक्वायरी करती, तफ्तीश करती? तो ये तो खैर छोड़िए इन बातों को, ये तो मोटिवेटेड सब बात है, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो 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 बातें देश के सामने आज खड़ी हुई हैं, जो समस्याएं खड़ी हुई हैं, उससे अलग होकर देश का जो जनता की नजर है वो दूसरी तरफ चली जाए। बस आपसे है कि जो अभी फैक्ट्स आपने रिवील किए हैं उनके अनुसार अगर हम और किसी चीज को भी ना लें, सिर्फ फॉरेन मिनिस्ट्री का जो कम्युनिके है, फॉरेन मिनिस्ट्रीज की जो प्रेस रिलीजेज है, फॉरेन मिनिस्ट्रीज के जो स्टेटमेंट है, उन्हीं को ले, does situation not warrant to call the session of parliament immediately? अब आप सॉफ्ट हो, मुझे लगता मेरा ये आप पर भी आरोप है कि आप इस मामले में सॉफ्ट हो रहे हैं। आप सॉफ्ट हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट सेशन बुलाया जाए। जी, any person who knows the parliamentary system of India is well versed with the procedure of our parliament. और प्रॉब्लम यह है ना कि वहां प्रधानमंत्री जी को बयान देना पड़ेगा ना, ये नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री जी बयान दें, तो इसीलिए सेशन नहीं बुलाएंगे। तो इसके लिए तो आपको डिमांड करनी पड़ेगी ना। हमको डिमांड क्या, मैं तो कहता हूं कि सेशन होना चाहिए। सिबल साहब, आपने चाइनीज मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट सनसुन की बात की है और आप ये भी कहते हैं कि आई डाउट दैट द डिप्लोमेसी विल वर्क इन दिस केस। आपने माइक पॉम्पियो का बयान भी सुना होगा पिछले दिन। जी हाँ, सुना है। उन्होंने कहा है कि हम इस तरफ अपनी सेनाएं लगाएंगे। आपको लगता है कि वक्त आ गया है कि मिलिट्री स्ट्रैटेजी के तहत ही सही हमें क्लोजर अलायंस अमेरिका और वैसे देशों से चाहिए जो भी चाइना की पॉलिसी से नाराज है? देखिए संजीव जी, अमेरिका तो आज के दिन भी हमारे साथ नहीं खड़ा रहा। वो बयान आया प्रेसिडेंट ट्रंप का
कि चीन ने हमारी धरती पे कब्जा किया है, को उन्होंने शोक व्यक्त किया? प्रेसिडेंट पुतिन ने शोक व्यक्त किया? वो सब कहते रहे कि ये तो बायलैटरल इश्यू है, हम एक दूसरे से हम बातचीत करके इसको सुलझा लेंगे। हमारी कोई पड़ोसी देश हैं, वो हमारे साथ खड़े हुए? In fact, if you ask me, these 6 years have been the biggest diplomatic failure in the history of this country with reference to our relationships with world powers and with our neighbors. Biggest failure of foreign policy. Because foreign policy is personalized by the Prime Minister. It is said that silent waters run deep. Diplomacy should be like that. Whatever your objectives are, you should not disclose them. By backslapping people, by taking their names and calling somebody Barack and calling somebody Donald or calling somebody this, that and the other is not going to secure your national interest. In matters of strategy, in matters of protecting your territory, in matters of national interest, people forget personal rapport. It's only the national interest that is paramount, which is why at the end of my statement, I said, the nation must always come first. Thank you, sir. Thank you, sir. I think that is the best signing statement, that, and for Congress party it is always so that the nation always comes first. On that note, sir, we've come to the end of the briefing. I'd like to thank all our friends who joined.